अब बहुत सारे लोगों पे नहीं लगेगा दहेज का झूठा केस, और जिनके ऊपर लग चुका है उनका केस भी तुरंत हट जाएगा। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसके अंदर बताया कि अगर लड़की ने एफआईआर के अंदर वो बातें बताई हैं जो जजमेंट के अंदर बताई गई है तो उस केस को हटाना पड़ेगा, और अगर कोर्ट को वो बातें दिख भी जाती है नीचे वाली कोर्ट को तो उनको भी उस केस को रफा दफा करना पड़ेगा, यानी कि कोई कार्रवाई ऐसे केस पे नहीं करनी चाहिए। तो ये जो जजमेंट है उन लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है, ऐसे पुरुषों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये जजमेंट जिनके ऊपर दहेज का झूठा केस चला हुआ है। तो चलो सारी बातें आपको बताता हूं वो कौन सी बातें हैं, और अगर आपके एफआईआर के अंदर यानी कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा झूठा केस चला हुआ है उसके अंदर ऐसी बातें लिखी है तो आप लोग भी अपने इस केस से छुटकारा पा सकते हैं। देखो पहली चीज तो ये बता दी भाई, इसके अंदर ये जजमेंट भी आपको फ्री में मिल जाएगा और मैं आपको ये पढ़ के भी बता दूंगा कहां पे बातें लिखी हुई हैं। देखो पहली बात ये बता दी कि अगर पति पत्नी के बीच में आपस में कोई नाराजगी है और उस चलते पत्नी क्या करती है, पत्नी अपना बोरिया बिस्तर उठाया और मायके चली गई और जाके पूरे परिवार का नाम लिखवा दिया। अब मियां बीबी की बातें थी पर परिवार का पूरा नाम आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने नीचे वाली जो अदालत है उनको भी निर्देश दिए कि आप लोगों को देखना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच की नाराजगी है, अब इनकी नाराजगी तो 1 मिनट में दूर हो जाएगी, लेकिन जो परिवार वालों के नाम लिखवाए जो और काम किए अब उन लोगों का क्या, उनकी तो मानहानि हुई है, उनकी तो समाज में बेइज्जती हुई है, तो ये चीजें देखनी चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच में कोई ऐसी नाराजगी है और उसके चलते अगर पत्नी पुलिस स्टेशन में आती है 498A का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए यानी कि दहेज का केस करवाने के लिए, तो उस मुकदमे को दर्ज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज भाई, अगर पति पत्नी के बीच में कोई छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है, छोटी मोटी बातें छोटी छोटी बातें लेके, जैसे पति पत्नी के बीच में आम बात है, ठीक है, जो भी कपल है जिनकी शादी आज से 40 साल पहले हुई थी, 25 साल पहले हुई थी, 15 साल पहले हुई थी, 5 साल पहले हुई थी, 1 साल पहले हुई थी, जाहिर सी बात है कि अगर पति पत्नी है तो उनके बीच में हर रोज तू तू मैं एक आम बात है। अब उस बात को लेके अगर लड़की जाती है जी मेरे से तो दहेज मांग रहे हैं, मेरे को तो दहेज के लिए तंग कर रहे हैं, तो वो दहेज का केस नहीं बनेगा और ऐसे मामले में दहेज का केस भी नहीं बनाना चाहिए, उसको दर्ज नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज बता दी, अगर एफआईआर के अंदर बढ़ा चढ़ा के बातें लिखी गई है जी मेरे तो चुटिया पकड़ के मेरे को दीवार से ये मारा, मेरे को ये किया वो किया, अगर बढ़ा चढ़ा के बातें अगर उस चीज के अंदर बताई गई है तो फिर कोशिश करनी चाहिए बढ़ा चढ़ा के बातें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे मामले को दर्ज ना करें, और अगर दर्ज कर दिया तो उसको खारिज करें। तो अगर पत्नी ने ऐसी बातें लिखवा रखी हैं एफआईआर के अंदर यानी कि बढ़ा चढ़ा के बातें, तो उसको फिर क्या करो, रफा दफा करो। चौथी बात बता दी भाई, अगर आपसी लड़ाई थी हस्बैंड वाइफ की, आपसी लड़ाई कई बार होता है ना कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में आपसी झगड़ा था, जैसे मैंने बहुत सारे केस ऐसे भी देखे हैं कि जी हम है ना हस्बैंड वाइफ, हम वैसे तो दिल्ली के लेकिन हम मुंबई में जॉब करते हैं, अब दोनों हस्बैंड वाइफ पिछले 2 साल से वहां जॉब कर रहे हैं मुंबई में, अब आपसी उनकी लड़ाई होगी मुंबई में, पत्नी नाराज होकर आगे मायके, और मायके आते पूरे परिवार का नाम लिखवा दिया, बोला जी वो तो साथ ही नहीं रहते थे। और मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बताया था कि जो लोग साथ नहीं रहते आप उनका नाम कटवा सकते हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे फिर डोहरी का केस हो, या फिर अगर कोई और भी केस अगर वाइफ ने लगवा रखा है, जो साथ नहीं रहते उनके नाम आप कटवा सकते हो। काफी सारे लोगों को लगा कि वो चीज मजाक है, तो देख लो, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है कि अगर आपसी लड़ाई है ना तो औरों के नाम क्यों भाई, औरों ने क्या बिगाड़ा है, तो फिर औरों के ऊपर दहेज केस नहीं चलेगा, और आपसी लड़ाई के लिए दहेज केस नहीं बनता है। लड़ाई का मैटर है तो 323 का मैटर है, यही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर बताया गया है। मैं सारी चीजें आपको क्लियर करवा देता हूं सबूत के साथ में। देखो ये जजमेंट आपको मैं फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा, और अब मैं डायरेक्ट आपको वहां लेके चलता हूं जहां ये बात लिखी है। वैसे तो पूरा केस अगर आप पढ़ना चाहो मैं ये भी करवा सकता हूं, पर टाइम वेस्ट नहीं करते इसके लिए। चलो देखो डायरेक्ट इसके ना 32 नंबर पे आ जाते हैं हम, डायरेक्ट 32 कहाँ गया भाई, 32 ये आ गया 32। देखो अब एक एक चीज आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। और एक चीज और भी बता देता हूँ भाई, अगर यहाँ तक की कंटेंट आपको अच्छा लगा ना, ये जानकारी अच्छी लगी, प्लीज इसको लाइक कर लें यार, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो। और अगर नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें। मेरे से अगर संपर्क करना है, कोई भी सजेशन लेना है कानून की किसी भी बात से संबंधित, कोई भी कानूनी अगर आपका मैटर है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। देखो डायरेक्ट लेके आया हूं आपको, देखो क्या लिख रखा है यहाँ 32 नंबर पे बताई गई कि कई बार माता पिता सहित पत्नी के नजदीकी रिश्तेदार क्या करते हैं, बात का पहाड़ बना देते हैं जी, पहाड़ बना देते हैं। ये बात कितनों को लगती है कि सच्ची है। बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं ना कि जी ये जो मायके वाले हैं ना जो सारा दिन चलता है, ये बिगन की जड़ है। तो ये बिगन की जड़ देखो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये लिखी है कि कई बार माता पिता सहित उसके रिश्तेदार क्या कर देते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं। अरे तू टेंशन मत ले, हम तुम्हारे साथ हैं, हम ऐसे पुलिस स्टेशन में जाएंगे 1 मिनट में सीधा करवा देंगे, वो तो थूका हुआ चाट लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। ये बातें सही लिखी है सुप्रीम कोर्ट ने, और यहीं से बात बिगड़नी स्टार्ट होती है, घर उजड़ना स्टार्ट होता है। अगली बात देखो,
स्थिति को बचाने और शादी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के बजाय, यानी कि जो रिश्तेदार है ना, लड़की के रिश्तेदार, वो शादी को बचाने के बजाय क्या करते हैं, अज्ञानता के कारण या फिर पति और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति नफरत के कारण का उनका कदम छोटी छोटी बातों पर शादी को पूरी तरह से नष्ट करवा देता है। लो भाई, अब ये सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं, ये देख लो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है कि पत्नी के जो रिश्तेदार है ना, वो छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बना के सुलह समझौता करवाने की बजाय क्या करते हैं, पति और उसके परिवार वाले, ससुराल वाले जो उनके प्रति पत्नी के दिल में एक नफरत सी पैदा करवा देते हैं। देखो, और उस तरह में क्या हो जाए, शादी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। पत्नी, उसके माता पिता और उसके रिश्तेदार के मन में सबसे पहली बात जो आती है, भाई पत्नी और उसके जो पीहर वाले हैं उसके मन में जो सबसे पहली बात क्या आती है, वह है कि पुलिस मानो, पुलिस ही सभी बुराइयों का रामबाण दवा है। यानी कि पत्नी और उसके जो परिवार वाले हैं, मायके वाले हैं, उनका मानना यह है कि इनकी एक बार रपट लिखवा दी ना थाने में, ये लोग सीधे हो जाएंगे, ये तो सीधे आके पांव पकड़ेंगे, जी माफ कर दो, ऐसा उनका मानना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पति पत्नी के बीच सुलह की उचित संभावना भी खत्म हो जाती है। देखो भाई, कितनी अच्छी बात लिखी है, पूरा पहरा मैंने आपको पढ़ के बताया, सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं। मैं फिर आपको एक कंप्लीट, ये एक आसान भाषा में बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप छोटी मोटी बात, जो रिश्तेदार होते हैं लड़की को, वो उकसाने का काम करते हैं, अगर वो ये काम ना करे और लड़की अगर पुलिस स्टेशन जाने की ना सोचे तो दोनों के बीच में सुलह समझौते की गुंजाइश है। लेकिन जो उनके मन में ये है ना कि एक बार पुलिस स्टेशन जाएंगे तो सीधा हो जाएगा, उस सीधे के चक्कर में बात और बिगड़ जाएगी और फिर मामला जो है तलाक तक आ जाता है, घर उजड़ने पे आ जाता है। ये चीज आप भी मानते हो। अगली बात आप सुनोगे ना, हैरान हो जाओगे। देखो अगली बात क्या लिख रखी है, एक अच्छे विवाह की नींव सहिष्णुता, समायोजन और एक दूसरे का सम्मान करना। यानी कि जो क्या बात बताया कि जो रिश्ता होता है ना, दोनों की रिस्पेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा। प्रत्येक विवाह में एक दूसरे की गलती के प्रति निश्चित सहनीय सीमा तक सहनशीलता अंतर्निहित होनी चाहिए। यानी कि अगर दोनों को एक दूसरे से कोई बात हो भी जाती है, देखो ये वाली बात बताइए भाई, एक दूसरे की बात में अगर छोटी मोटी बात हो भी गई ना तो एक दूसरे को सहना चाहिए कि भाई चलो इसने बोल दिया तो कोई बात नहीं, मेरी वो बोलते हैं ना बेटर हाफ, ये अपना बेटर हाफ है। पति पत्नी का मतलब होता है कि भैया मेरा आधा हिस्सा तू है और आधा हिस्सा तू मेरा है। अगर आधे हिस्से ने कोई गलती कर भी दी तो आधे, जैसे मेरे इस हाथ ने कोई गलती कर दी तो सुधारने का काम इस हाथ का होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये मेरे पार्ट हैं। तो इसी तरह बेटर हाफ इसी को बोलते हैं कि तू मेरा आधा हिस्सा है तो तू बहुत बढ़िया, तू भी मेरा आधा हिस्सा तो बहुत बढ़िया। ये बात यहां बताइए, समझ में आ गई होगी। प्रत्येक विवाह में एक दूसरे की गलती के प्रति, हर चीज पढ़ा चुका हूं। छोटे मोटे विवाद, देखो छोटे मोटे बातें मैंने लिखी थी, छोटे मोटे विवाद, सांसारिक मामले, यानी कि जो बातें होती हैं भाई रीति रिवाज, तो हमारे यहाँ घूंघट निकालने का रिवाज है, तो ऐसी बातें इग्नोर करो भाई। ये बातें बताइए, जो संस्कार, जो छोटी मोटी बातें होती है उसको छोड़ दो यार, ठीक है। और कहा जाता है कि स्वर्ग में बनाया गया, इसे नष्ट करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि बातों को बढ़ा चढ़ा के, ये चीज बताई थी ना, बढ़ा चढ़ा के, देखो ये बता, बातों को पेश नहीं करना। न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि प्रत्येक विशेष मामले में क्रूरता और निर्धारण करते समय सभी झगड़ों को उस दृष्टिकोण से तोला जाना चाहिए, हमेशा पक्षों की। यानी कि कोर्ट को ये चीज देखनी चाहिए कि ये जो मेरे पास में 498A की जो चार्जशीट आई है, जो FIR आई है, वो क्या सच में दहेज मांगा गया है नहीं मांगा गया है। देखो कोर्ट को निर्देश दिए, अगर आपसी नाराजगी छोटी छोटी बातों जड़ तो वो दहेज केस नहीं होता भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बताया। और ये बात नीचे वाली कोर्ट को देखना चाहिए, अगर दहेज मांगा है तो दहेज का केस दर्ज करो, और अगर आपसी झगड़ा है तो दहेज का केस नहीं बनता है। हाँ, उसकी जगह डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है तो वो दर्ज करो ना, तो दहेज का क्यों कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, चलो मैं एक लाइन और पढ़ा देता हूं, लास्ट वाले देख लो भाई। उन सभी मामलों में जहां पत्नी उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की शिकायत करती है, भाई मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, देखो 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 देखो, IPC धारा 498 को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। बस आगे बात समझ में, लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर आपसी लड़ाई झगड़े हैं तो वहां दहेज का केस नहीं बनता है। हाँ, केस बनाना तो 323 का बनाओ, डोमेस्टिक वायलेंस का बनाओ, पर दहेज का क्यों, इस केस का सहारा क्यों। अब मैं आपको डायरेक्ट वहां लेके चलता हूं जहां कोर्ट ने, नीचे वाली कोर्ट को क्या दिए, निर्देश दिए, 35 नंबर पैरे पे था, 35 देखो। यह देखा गया कि जब कोई आरोपी हाई कोर्ट के समक्ष जाता है, CRPC 482 के तहत में, भाई देखो 482 में चला गया क्वेश्चन के लिए, या फिर आर्टिकल 226 में जाता है, भाई अपना रिट लगाता है, तो FIR या आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए अनिवार्य रूप से इस आधार पर कि ऐसी कार्रवाई स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है। भाई अगर FIR के अंदर ऐसी बातें है ना, भाई ये तो आपसी झगड़े की बात है, कोई दहेज वेज का केस नहीं है,
या प्रतिशोध लेने के या बदला लेने के अवज में किया गया कि इनको धूल चटा देंगे, ऐसे उद्देश्य से शुरू की गई, तो ऐसी परिस्थितियों में हाई कोर्ट का कर्तव्य है कि एफआईआर को सावधानी से थोड़ी अधिक बारीकी से देखे और हो सके तो उसको क्या कर दे, क्वेश्चन कर दे। लो भाई, हो गया, दूध का दूध पानी का पानी। तो ये बातें बताई हैं। तो जिन लोगों के ऊपर झूठा दहेज का केस लगा है वो इस पहरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केस जो था मेरी सिटी का था, हिसार से केस था, ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। तो क्या क्या बातें हुई आपको पता चल जाएगा, पता चल भी गई होंगी। तो अगर जिसको पूरा केस पढ़ना है तो जजमेंट आपको मिल जाएगा। जजमेंट के लिए आपको क्या करना है, आप ना प्ले स्टोर पे जाना। प्ले स्टोर पे आप जैसे जाओगे ना, प्ले स्टोर पे जाते ही आपको एक करेंटिव ऐप मिल जाएगा, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये आईफोन वालों के लिए भी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना, ओपन करते ही फिर आपको वहां पे एक फ्री मटेरियल दिखाई देगा, इधर कोने पे 3 लाइन होंगी, फ्री मटेरियल पे क्लिक करते ही आपको जजमेंट होगा। जजमेंट पे आपको दिख जाएगा 498A के लिए न्यू गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा आपको वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो उसको आप क्या कर लेना, उसको आप वहां से डाउनलोड कर लेना और पढ़ देना। 498A न्यू गाइडलाइन, ऐसा आपको दिख जाएगा, डाउनलोड कर लेना। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, यानी कि पूरे ये अभी तो मैंने आपको 2 ही पैरे पढ़ाए हैं, ऐसे पढ़ाने लग गया तो भाई 30-40 मिनट लग जाएंगे। तो भाई उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई ये जजमेंट जो है आपके केस में काम आ सकती है। अगर आपके केस में भी लड़की ने कुछ ऐसी बातें लिखवा रखी है या आपके साथ ऐसा हुआ है, देखो भाई हम लोग आज तक एक बात कहते आए थे कि जो पीछे वाली फैमिली होती है वो घर उजाड़ने का काम करती है, पर उस चीज का हमारे पास फैक्ट ना होते हुए भी या फिर ना होते हुए भी हम साबित नहीं कर सके थे। अब मेरे को वो बात बहुत अच्छी लगी जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पीछे वाले ना भाई जिंदगी झंड करते हैं। देख लो, अगर पीछे वाले उसको समझाया कि भाई थोड़ा सहना सीख, अगर सहोगे तो काम लंबा चलेगा और नहीं सहोगे तो देख लो क्या हाल हो गया। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट की बोली हुई बातें हैं भाई, और सुप्रीम कोर्ट की बोली हुई बातों की तो अपील भी नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि इनका डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन है। तो थैंक यू माय डियर। उम्मीद करूंगा भाई अगर आपके ऊपर भी कोई झूठा केस अगर लगा हुआ है तो आप उस केस से निकल जाओ। मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा और आप ऐसे केस से छुटकारा आपको मिले और ऐसी जजमेंट आपको मदद करे। तो थैंक यू भाई। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें, ठीक है। मेरे से अगर संपर्क करना है, कोई भी कानूनी जानकारी अगर आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो, और आप क्या चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, हमने एक नई शुरुआत की है, उसके अंदर हमने ये किया कि जो हमारे ऊपर कमेंट करता है ना, जैसे यूट्यूब के ऊपर जिसने कमेंट किया है, अगर हम उसको रिप्लाई में उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि कई बार जवाब बहुत बड़ा हो जाता है तो हम रिप्लाई उसका लिख के नहीं दे सकते, तो उसके लिए मैंने एक इंस्टाग्राम का नया चैनल बनाया है, नया पेज बनाया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से हम उसका स्क्रीनशॉट उठा लेंगे कमेंट का, और मैं आपको डायरेक्टली वीडियो में आके बता दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो बन जाएगी 10-15 सेकंड की, कि आपके केस में आपको ऐसा करना चाहिए। तो उस चैनल को आप जाके जरूर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम वाले को। थैंक यू माय डियर।